मैं अपने पापा की मौत के बाद आज उनके ऑफिस में उनके बॉस के सामने बैठी थी। अब भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सामने बैठा आदमी मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उम्र में वो 35-40 के लगभग था। कहने लगा, आपके पापा की अचानक से हार्ट अटैक से होने वाली मौत का सुनकर हमें बहुत अफसोस हुआ। लेकिन देखिए मिस निहारिका, आपके पिताजी की मौत पर हम जो कुछ कर सकते थे वो मेरा ड्राइवर आपको चेक की सूरत में आपके घर दे चुका था। उस आदमी ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। मैं सिसकियों से रो रही थी। मुझे अपने पापा से बहुत मोहब्बत थी और उनकी अचानक से होने वाली मौत ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी थी और घर की सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर ही आ पड़ी थीं। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़कर अपने होठों से लगाया। बस कुछ ही घूंट पीकर अपना सूखा गला तर किया था ताकि उससे बात कर सकूं। मैंने कहा, मैं जानती हूँ, मगर मैं आपसे यहाँ पर मदद मांगने नहीं आई। देखिए, मैं एमबीए कर रही हूँ और आखिर का बस एक सेमेस्टर ही बाकी बचा है। मैं चाहती हूँ आप मुझे मेरे पापा की जगह नौकरी दे दें। ये कहने के बाद मैंने अपने पास से अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल निकाली और उस आदमी के सामने रख दी। साथ ही साथ मैं अपने आंसू भी पोंछ रही थी। उसने एक नज़र मेरी फाइल की तरफ डाली और फिर फाइल वापस मुझे पकड़ा दी। कहने लगा, इसकी ज़रूरत नहीं है मिस निहारिका, आप कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहने लगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपके पिताजी काफ़ी सालों से हमारे ऑफिस में काम कर रहे थे, इसलिए मुझे आपके डॉक्यूमेंट्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पिताजी की जगह नौकरी कर सकती हैं और आपको तनख्वाह भी मैं उतनी ही दूंगा जितनी कि आपके पिताजी को देता था। ये सुनकर मैं बेहद खुश और रिलैक्स हो गई थी कि अब मेरे घर की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए उठी तो वो आदमी कहने लगा, मिस निहारिका, आपको आइडिया तो है ना कि हम यहाँ पर क्या काम करवाते हैं? जाहिर है आपके पिताजी ने यहाँ काम किया है तो आपको ज़रूर पता होगा। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे पापा यहाँ क्या क्या काम करते थे और क्या नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है ऑफिस में ऑफिस का ही काम करते होंगे। इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया। उस आदमी ने बड़ी अजीब सी नज़रों से मुझे सर से पैरों तक देखा था। फिर मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। कहने लगा, अच्छा मिस निहारिका, फिर तो मुझे आपको बिल्कुल भी गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मैं कुछ हैरान हुई थी। मैंने कहा, देखिए सर, मैंने आज तक नौकरी नहीं की है, इसीलिए कुछ ना कुछ तो आपको मुझे गाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नौकरी का कोई भी अनुभव नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा था। कहने लगा, जी जी क्यों नहीं। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची कि तभी उसने मेरा नाम पुकारा। उसके पुकारने पर मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो मुझसे कहने लगा, जैसे कपड़े आप पहनकर आई हैं ये हमारे ऑफिस की डिमांड पर पूरे नहीं उतरते। मैंने एक सादा सा सलवार सूट पहन रखा था। मैंने कहा, आज तो मैं सिर्फ आपसे बात करने आई थी, मैं इस चीज़ का आगे से ख्याल रखूँगी। ये कहकर मैं वापस घर आ गई थी। मेरे पापा और मेरी माँ में बेतहाशा मोहब्बत थी। जब से मेरे पापा की अचानक से हार्ट अटैक से मौत हुई थी, मेरी माँ तो बिस्तर से लग गई थी। जब मैं घर पहुंची तो छोटी बहन मेरा ही इंतजार कर रही थी। कहने लगी, दीदी माँ की दवाई ख़त्म हो चुकी है और माँ का बीपी है कि कम ही नहीं हो रहा। वो अब भी बीपी ऑपरेटर से मेरी माँ का बीपी चेक ही कर रही थी। मेरी नज़र अपनी माँ की तरफ पड़ी थी। मैंने कहा, तुम जल्दी से ये पैसे पकड़ो और माँ की दवाई लेकर आओ, माँ का ख्याल मैं रखती हूँ। घर से बाहर निकलते ही कुछ दूरी पर एक मेडिकल स्टोर था जहाँ मैंने अपनी बहन को दवा लेने के लिए भेज दिया था। हम सिर्फ 2 बहनें थे, भाई कोई नहीं था। मेरी छोटी बहन ने हम सिर्फ 2 बहनें थे, भाई कोई नहीं था। मेरी छोटी बहन ने फ़ौरन से पैसे लिए और मेडिसिन की स्लिप लेकर बाहर चली गई। मैंने माँ को उठाकर बिठाया। अभी भी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, माँ, अगर आप यूं ही दिल छोटा करके बैठेंगी तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे पास तो आपके अलावा और कोई भी नहीं बचा। भगवान के लिए अपने लिए ना सही तो हमारे लिए ही खुद को संभाल लें। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? हमारे पास तो आपके अलावा कोई भी नहीं बचा। भगवान के लिए अपने लिए ना सही तो हमारे लिए ही खुद को संभाल लें। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? यही सोचकर खुद को संभालने की कोशिश करें। मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, निहारिका, अचानक से मिलने वाले सदमे कहाँ जल्दी भुलाए जाते हैं, किसी घाव की तरह दिल को लग जाते हैं। अब ये गम तो जाते जाते ही जाएगा ना बेटा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। ये मेरे बस से बाहर की बात है।
मेरे लिए दोहरी जिम्मेदारी थी, एक तो जॉब करना, दूसरा घर को भी संभालना, क्योंकि छोटी बहन साल छोटी थी और अभी 10वीं क्लास में ही पढ़ती थी। कुछ ही देर को दवाइयाँ ले आ गई। मैंने अपनी माँ को दवाई खिलाई और सुला दिया। फिर मैं किचन में चली गई। खाना बनाकर मैंने सारे काम निपटाए। जब मैंने अपनी अलमारी खोली तो मेरे पास कोई भी और कपड़े नहीं थे और कुछ मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कल क्या पहनकर जाऊं। मुझे तो शुरू से ही बहुत ही सिंपल रहने की आदत थी, इसीलिए मैं कपड़े भी बहुत ही सादा तरीके के खरीदती थी। लेकिन अब जॉब के हिसाब से ना जाने वहाँ पर मुझे किस तरह के कपड़े पहनना पड़ेंगे, मैं यही सोच रही थी। फिर अपनी अलमारी के कपड़े उलट पुलट करने के बाद मुझे ऑफिस के हिसाब का एक ड्रेस नज़र आ गया। लाइट ब्लू कलर का कुर्ता था, वाइट कलर की जैगिंग थी और वाइट कलर का ही एक बड़ा सा नेट का दुपट्टा था। मुझे ये ड्रेस ऑफिस के हिसाब से एकदम परफेक्ट लगी थी। लेकिन जब मैं वो ऑफिस पहन कर गई तो मेरे बॉस ने मुझे गौर से देखा और कहने लगा, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं चलती। मैंने कहा, मैं समझी नहीं सर कि इन कपड़ों में आखिर क्या प्रॉब्लम है। वो आदमी मेरे पास खड़ा हो गया और कहने लगा, मिस निहारिका, मुझे लगता है आपके पिताजी ने आपको कुछ भी नहीं बताया, इसलिए सब कुछ अब मुझे ही बताना पड़ेगा। देखें मिस निहारिका, हमारे ऑफिस में जब हमें डील करनी होती है तो हमें दूसरे मुल्क भी जाना पड़ता है और जाहिर सी बात है आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। और उस समय हमारे ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां ऐसे घरेलू टाइप के कपड़े पहनकर नहीं जाती, वो अपना लुक कुछ मॉडर्न दिखाती हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रही होंगी। उसके अर्थपूर्ण बातों को मैं समझ चुकी थी। वो फिर कहने लगा, आप एक बार ऑफिस की फीमेल स्टाफ को देखें, क्या किसी भी लड़की ने ड्रेस के साथ दुपट्टा ले रखा है या उसने ऐसे तुम्हारी तरह लंबा सा कुर्ता पहन रखा है। ये बात सच थी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ काम कर रही थीं वो बहुत ही तंग और फिटिंग के कपड़े पहने नजर आ रही थीं। कोई जीन्स टी शर्ट पहने हुए थी तो कोई आधे ब्लाउज की साड़ी पहने हुए थी। वो काम करने वाली एम्प्लाई कम और मॉडल ज़्यादा लगती थीं। ऐसा लगता है कि जैसे अपनी मॉडलिंग करने आती हैं। मेरे पापा बेशक इस मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल एक घरेलू माहौल दिया था। हमने आज तक कभी कोई बेहुदा फैशन नहीं किया था, इसीलिए मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये नौकरी मेरी चॉइस या टाइम पास का जरिया नहीं थी, बल्कि मेरी मजबूरी थी। मैं नौकरी को छोड़ नहीं सकती थी। उस आदमी ने गहरी सांस ली और वापस जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर अपनी चेक बुक निकाल कर एक चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, शायद पैसों का मसला है। देखिए, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो आप मुझे साफ कह सकती हैं। फिर उसने मुझे 50,000 का चेक दिया। कहने लगा, इनसे आप अपने लिए मेरे ऑफिस के हिसाब से ड्रेस खरीद लेना, जैसा कि तुम देख रही हो कि मेरे ऑफिस की लड़कियां पहने हुए हैं। कुछ दिन बाद ही आप मेरे साथ दुबई जा रही हैं एक अहम मीटिंग के लिए। ये सुनकर तो मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। अभी तो मुझे ऑफिस के काम की समझ भी नहीं आई थी और ये आदमी मुझे दुबई ले जाने की बात कर रहा था। मैंने कहा, इतनी जल्दी मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो अभी काम के बारे में ठीक से मालूम भी नहीं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। बोला कि मैं आपके साथ हूँ तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको बता दूंगा कि आपने कहाँ क्या काम करना है। मैं इतनी बोल्ड ना थी कि अकेली अपने बॉस के साथ दुबई चली जाती। मेरा दिल इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। मैंने कहा, आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मेरी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर उसने बड़े ही गुस्से से मुझे देखा और कहने लगा, मिस निहारिका, या तो आप जॉब कर लें या फिर आप अपने घर को संभाल लें। फैसला आपके अपने हाथ में है। लेकिन देखो, मुझे किसी भी काम के लिए इनकार सुनने की आदत नहीं है। अगर आपको जॉब करनी है तो मेरे तरीके से करना होगी, वरना आप जा सकती हैं। मैं कुछ भी कहे बिना वो चेक लेकर कमरे से बाहर आ गई और अपने कैबिन में बैठकर मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया था। ये काम इतना आसान ना था जितना मैं समझ रही थी। मुझे तो लगा था कि बस बॉस की रोज़ की रूटीन का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, कब उनकी मीटिंग कहाँ है मुझे ये बताना पड़ेगा, लैपटॉप पर काम करना पड़ेगा या फिर फाइल्स वगैरह चेक करना पड़ेंगी। लेकिन ये काम तो बिल्कुल अलग सा था। खैर, मेरी मजबूरी थी जॉब करना। छुट्टी के समय मैं घर आ गई और खाना वगैरह खाकर मैं मार्केट चली आई। मैंने वैसे ही ड्रेस खरीद ली जैसे कि ऑफिस की लड़कियां पहने होती हैं। मैं पहली बार ऐसे कपड़े पहनकर जाने लगी तो मेरी माँ मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगी, निहारिका, ये क्या पहन रखा है तुमने, बाहर लोग देखेंगे तो 100 बातें बनाएंगे। उस समय मैंने टाइट जीन्स और शॉर्ट टॉप डाल रखा था। मेरी माँ कहने लगी, निहारिका, इस तरह के कपड़े शरीफ लड़कियों पर शोभा नहीं देते। लोग क्या कहेंगे कि बाप की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई और बेटी ने इस तरह के कपड़े पहनना शुरू भी कर दिए। मैंने कहा, माँ, मैं क्या करूँ फिर।
ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, लोगों को देखूं या फिर घर के हालात को। ये सुनकर मेरी माँ खामोश हो गई। फिर कहने लगी, ऐसा करो, यहाँ से तुम अपने ऊपर कोई शॉल ओढ़ कर चली जाओ, ऑफिस में जाकर उतार लेना। मुझे अपनी माँ की ये बात ठीक लगी और मैंने अपने ऊपर एक बड़ी सी शॉल डाल ली और वो शॉल ऑफिस में जाकर उतार कर रख दी। पहले दिन मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी सी महसूस हुई थी। पहली बार मैं बिना दुपट्टे के यूं जीन्स टॉप में घर से बाहर निकली थी। आज जब बॉस ऑफिस में आए तो एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और आगे बढ़ने लगे, लेकिन एकदम ही उनके पाँव रुके थे। उन्होंने दोबारा से पलटकर मुझे देखा, फिर मुस्कुराते हुए मेरे केबिन के पास आए और कहने लगे, निहारिका, आज आप परफेक्ट लग रही हैं। मुझे उनकी तारीफ जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। खैर, ये सब मेरी मजबूरी थी। पूरा दिन मेरा बिजी गुजरा था। जब ऑफिस टाइम ख़त्म हो गया तो मैं वापस जाने के लिए शॉल पहन चुकी थी। उसी समय मेरे बॉस भी अपने रूम से बाहर आए थे। मुझे इस तरह शॉल में लिपटे देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले और मेरे पास आकर खड़े हो गए। कहने लगे, परसों की हमारी फ्लाइट है, आप तैयार रहिएगा। आज तक मैं कभी अपनी माँ के बगैर दूसरे शहर तक नहीं गई थी और अब मुल्क से बाहर जाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो मेरी माँ ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, नहीं, ये सब ठीक नहीं है, तुम इस तरह अकेले दूसरे देश कैसे जा सकती हो। मैंने कहा, माँ, अगर मैं ये सब छोड़ दूँ तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपको तो पता है ना, नौकरी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और अभी तो मेरा सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो तो बीच में ही छूट कर रह जाएगा। मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी और अगर मिल भी जाए तो इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये सब सुनकर मेरी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, जब तुम्हारे पापा जिंदा थे तो हमें परवाह ही नहीं होती थी किसी चीज़ की। वो हमारे लिए एक छायादार वृक्ष की तरह थे। अब तो लगता है कि जैसे हम तेज धूप में आकर खड़े हो गए हैं। मैं चाह कर भी तुम्हें मना नहीं कर सकती। 2 दिन बाद मैं दुबई जाने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। ऑफिस से ही मुझे बॉस के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाना था। ये मेरा पहला सफ़र था जो मैं दूसरे देश का कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मैं जैसे ही प्लेन में बैठी तो मेरे बराबर वाली सीट बॉस की थी, जहाँ पर वो आकर बैठ गए। वो मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख रहे थे। कहने लगे, निहारिका जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार आप सफ़र कर रही हैं ना, जब आदत हो जाएगी तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। दुबई पहुंचकर वो मुझे एक शानदार होटल में ले गए। मेरा कमरा अलग था। वो कहने लगे, आप आराम करें, कल शाम तक तैयार रहिएगा, हमें मीटिंग के लिए जाना है। मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। सबसे पहले व्हाट्सएप पर अपनी माँ को अपनी खैरियत की खबर दी और फिर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन मेरे कमरे में दस्तक हुई। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, एक वेटर खड़ा था। उसके हाथ में एक पैकेट था। कहने लगा, ये आपके बॉस ने दिया है, ये ड्रेस आप रात को पहनकर तैयार रहना। मैंने पैकेट खोला तो शर्म से मेरी आंखें झुक गईं। वो बहुत ही बेहुदा सा ड्रेस था। अगर मैं मना करती तो फिर से सवाल मेरी नौकरी पर आ जाता। मैं इतना तो समझ गई थी कि मैंने अगर अपनी बहन का फ्यूचर बनाना है, अपनी माँ की देखभाल करनी है, तो मुझे ये ड्रेस तो पहनना ही पड़ेगी। अपने घर वालों के खर्चे उठाने के लिए मुझे ये कुर्बानी देना ही पड़ेगी। मैंने वो ड्रेस पहन ली। मैं 7 बजे अपने रूम से बाहर आई तो उसी होटल के रेस्टोरेंट में मीटिंग थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो बॉस मुझे देखकर आंखें झपकाना भूल गया था। उसके साथ बैठे दूसरे मर्दों की नज़रें भी बहुत ही बोल्ड थीं, जो मेरे ऊपर उठ रही थीं, और उनमें से कुछ अरबी थे, कुछ दूसरे मुल्कों के थे। मैं अपने आप में सिमटने की कोशिश कर रही थी। बॉस ने अपना बाजू बढ़ाकर मुझे अपने आप से लगाया और अपना हाथ फैलाकर मेरे दूसरे कंधे पर रख दिया। फिर मेरा इंट्रोडक्शन करवाने लगे। मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। आज तक किसी गैर मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं था और वो बॉस मेरा कुछ नहीं लगता था, लेकिन ये सब करना मेरी बेबसी थी कि मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रही थी। जब तक मीटिंग जारी रही, उन सब की नज़रें मुझ पर ही टिकी रहीं। मीटिंग ख़त्म होते ही बॉस ने मुझे खुशी से कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पास हो चुका है। मैं हैरान थी, क्योंकि बिजनेस के बारे में तो वहाँ कोई भी बात नहीं हुई थी। बॉस ने कहा कि इस बार मैं आपको बोनस बहुत अच्छा दूंगा। मैं परेशान थी कि मैं वहाँ तो सिर्फ आम सी बातें ही हो रही थीं, कोई भी कारोबारी बात नहीं हुई थी। मैंने सिर्फ 15 दिन ही ऑफिस में काम किया था और वहाँ पर मुझे अभी तक काम के बारे में समझ नहीं आई थी कि आखिर यहाँ पर होता क्या है। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई थी। बॉस फ़ोन पर मुझसे कहने लगे, बस 3-4 दिन और मीटिंग है, फिर हम हिंदुस्तान चले जाएंगे।
मैं अपने कमरे में जाकर बैठ गई और अपनी माँ से बातें करने लगी, क्योंकि मेरी माँ बहुत चिंतित हो रही थीं। मैंने उनसे कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। वो मुझे फिर भी यही कहती रहीं कि अपना ख्याल रखना। जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी तो मेरे कमरे पर फिर से दस्तक हुई थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक वेटर वहाँ मौजूद था। मेरे सामने उसने एक जूस रख दिया कि ये आपके लिए है, साथ में एक टेबलेट भी थी। मैंने कहा, ये किस लिए? वो कहने लगा, आपके बॉस ने कहा है ये सर दर्द की मेडिसिन है, इसे ज़रूर खा लेना ताकि कल तक आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएं। वाकई मेरे सर में दर्द था, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही बिजी गुजरा था। मैंने वो मेडिसिन जूस के साथ खा ली और फिर सो गई। उस रात मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी, मुझे बिल्कुल होश ना था। जब सुबह मैं उठी तो मुझे अपना आप कुछ थका थका सा लग रहा था, मेरा सर भी भारी हो रहा था। जितने दिन मैं होटल में रही, हर रात मेरी यही हालत होती रहती। इन 3 दिनों में मुझे ये लगा जैसे मेरे शरीर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। मैं बेहद कमज़ोर महसूस कर रही थी। ना जाने मेरे दिमाग को क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो चुका है। 3 दिन बाद ही हम वापस आ चुके थे। बॉस ने कहा कि आप 1-2 दिन की छुट्टी कर लो, और मुझे भी यही ठीक लगा। लेकिन जब वो 2 दिन के आराम के बाद मैं तीसरे दिन ऑफिस गई तो बॉस ने मुझे एक चेक दिया, जिस पर पैसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो पूरे 5 लाख का चेक था। बॉस कहने लगे, तुम्हारा बोनस है। मुझे हैरत हो रही थी कि मैंने ऐसा क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे आपके बिजनेस को अब तक समझ नहीं आया है कि आप काम क्या करते हैं। मैंने तो आपको वहाँ पर किसी से कोई भी डील करते नहीं देखा, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हुए। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है मैडम, सब कुछ वहीं होता है, हमारी डील ऐसे ही चलती हैं। ये सब आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप आम खाएं, गुठलियाँ मत गिने। मेरी माँ ने जब 5 लाख का चेक देखा तो खुश हो गई। कहने लगी, ये चेक तो मैं यूं ही रख लूँगी, तुम्हारा दहेज बनाने में काम आएगा। लेकिन उसके बाद तो जैसे ये सिलसिला शुरू हो गया था। अब 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि बॉस कहने लगा, मिस निहारिका, इस बार हम बैंकॉक जाएंगे, वहाँ 3 दिन का स्टे है। अब तो हर हफ्ते का ये रूटीन बन गया था। कभी वो मुझे मलेशिया ले जाता, कभी यूके, कभी फ्रांस। लेकिन ना जाने क्यों जब से मैं उनके साथ जाने लगी थी, मुझे अपने अंदर एक कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। एक दिन मैं ऑफिस जाने के लिए मेकअप कर रही थी, जब मेरी बहन ने भी मुझसे कहा कि दीदी, जब से आपने जॉब शुरू की है और आप बाहर के देशों में जाने लगी हैं, आपके चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। मैं चलती थी तो बहुत जल्दी थक जाती थी, मेरा सांस फूलने लगता। मेरे चेहरे की रंगत पहले जैसी सफ़ेद नहीं रही थी, बल्कि फीकी पड़ने लगी थी। लेकिन मेरे पास पैसे अब अच्छे खासे आ चुके थे। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आती थी कि इन 2 महीने में ऑफिस में काम होता क्या है। आज मेरी छुट्टी थी और बॉस ने भी कहा था कि आज ऑफिस में मत आना, लेकिन मेरा दिल घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि ऑफिस ही चली जाती हूँ। जब मैंने ऑफिस के अंदर कदम रखा तो सारा का सारा स्टाफ बॉस के कमरे में मौजूद था। मुझे अपने बॉस के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे वो किसी को डांट रहा हो। पूरा स्टाफ ऐसे खड़ा था जैसे कि सबको सांप सूंघ गया हो। मैं अपने केबिन में बैठने की बजाय बॉस के कमरे के पास खड़ी हो गई। सब लोग ऑफिस के अंदर मौजूद थे, सिर्फ मैं ही बाहर थी। जो बातें मुझे सुनाई दी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। मैं फ़ौरन से पीछे हट गई थी, क्योंकि मेरे दिमाग में उठने वाले हर सवाल का जवाब मुझे मिल चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं वहीं से वापस पलटकर अपने घर चली गई। मुझे लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा, मेरी जान अभी कभी निकल जाएगी। ये कैसी सच्चाई थी जो मेरे ऊपर आज खुली थी। मुझे नहीं पता था कि कितना घिनौना काम ऑफिस में होता है। फिर मुझे ये भी याद आने लगा कि मेरे पापा भी इसी ऑफिस में काम करते थे। क्या मेरे पापा भी इसी पाप के हिस्सेदार थे? ये सोचकर तो मेरा दिल यूं था कि जैसे अभी बंद हो जाएगा। आंसू लगातार बह रहे थे, एक पल के लिए भी रुक नहीं रहे थे। फिर मेरे अंदर मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ने लगा कि शायद मैं इस दलदल में इसीलिए फंसी हूँ क्योंकि मेरे पापा भी इसी घिनौने काम का एक हिस्सा थे। न जाने मेरे पापा ने भी कितनी मासूम लड़कियों का सौदा किया था, और ये सोचकर ही मेरा दिल कांपने लगा था। मैं सोच रही थी कि कैसे मैं अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालूं। फिर मेरे पास एक ही ऐसा तरीका था जिससे मैं खुद को इस दलदल से आज़ाद करा सकती थी। अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ऑफिस गई थी। मैंने बॉस पर बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैंने अपना पर्स पर एक छोटा सा कैमरा लगा लिया जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था।
जानबूझकर अपना पर्स बॉस के कमरे में रखा और खुद बाहर आ गई। मेरा बॉस लड़कियों की गंदी गंदी वीडियो बनाकर उन वीडियो को बेचता था और उसे इस काम के लाखों रुपये मिलते थे। वो लड़कियों को बाहर के देश लेकर जाता और फिर विदेशी मर्दों के साथ उनकी वीडियो बनाता। मैंने उसके ऑफिस के रूम में वो कैमरा रख दिया था जिसमें उसने अपनी सारे कारोबार के बारे में फ़ोन पर किसी को बताया था। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। फिर मैं बहाने से बॉस के कमरे में गई और कहा, आई एम सॉरी सर, मेरा पर्स यहाँ रह गया था। मैं पर्स उठाकर अपने साथ ले आई और वो सारी वीडियो अपने पास सेव कर ली। रात के समय मैंने सारी वीडियो अपने बॉस के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी, जिसे देखकर फ़ौरन से ही मेरे बॉस की कॉल आई थी। मैंने वो कॉल अटेंड की। वो कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है। मैंने कहा, बदतमीजी तो वो थी जो आपने मेरे साथ अनजाने में की थी। किससे पूछकर आपने मेरी इज्जत का सौदा किया और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हुई वीडियो बनाई। अगर आपने मेरी एक भी वीडियो पब्लिक की तो मैं आपकी वीडियो दुनिया के सामने लाकर रख दूंगी। आपकी इज्जत की अर्थी निकाल के रख दूंगी। मैं इस वीडियो को सोशल कर दूंगी। ये सुनकर मेरा बॉस बुरी तरह से घबरा गया था। कहने लगा, ऐसा मत करना। मैं जानती थी वो अपनी झूठी इज्जत का भरम जरूर रखेगा। मैंने कहा, मेरी सारी वीडियो डिलीट कर दो, वरना मैं तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूंगी। अगले दिन मैं ऑफिस गई तो उसने मेरी सारी वीडियो मेरी आंखों के सामने डिलीट कर दी। मैंने कहा, मुझे ये काम नहीं करना और कभी भी तुमने मुझे दोबारा इस काम के लिए फोर्स किया तो मैं तुम्हारी वीडियो सबके सामने ले आऊँगी। ये कहकर मैं उसके ऑफिस से बाहर निकल आई थी। मैं जानती थी वो अपनी झूठी इज्जत का भरम जरूर रखेगा और अब मेरे पीछे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास उसकी कमजोरी थी। और फिर मैंने कहीं और नौकरी कर ली और इज्जत के साथ पैसे कमाने लगी। इस नौकरी की तनख्वाह पहले वाली तनख्वाह से बहुत कम थी, लेकिन इज्जत की कमाई थी। अनजाने में जो गलत काम करके मैंने पैसा कमाया था, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था। मेरी बहन 20 साल की हो चुकी थी और मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी, लेकिन मैं अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। मेरी माँ मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती कि शादी कर लो, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने होने वाले पति को धोखा नहीं दे सकती थी। और अगर मैं सच्चाई बताकर शादी करती तो कोई भी गैरतमंद इंसान मुझसे शादी नहीं करता। और फिर मैंने अपनी बहन की शादी के बारे में सोचा। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल भी गया और मैंने उसकी धूमधाम से शादी कर दी। अब मैं और मेरी माँ अकेले घर में रहते हैं। मैं जॉब पर जाती हूँ और मेरी माँ घर पर अकेली रह जाती है। मेरी माँ का बस एक आखिरी सपना है कि मैं भी अपने घर बार की हो जाऊं, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या कुछ हो चुका है। इसीलिए मैं शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।